गर्मी पूरे यौवन पर है, ऐसे में किसान किस तरह से फसलों की सिंचाई करें, किस तरह से आगे जो है खरपतवार का या दूसरी तमाम कीटनाशकों का इस्तेमाल करें, वो तमाम चीज़ें जानने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मीनू हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, 2 सप्ताह पहले हमने बात की थी, तो जिस तरह से जब माहौल था, गर्मी उस वक्त भी पूरे यौवन पर थी, आपने बताया था कि जिनके जो पौधे 30 से 45 दिन के यानी 1.5 महीने की जिनकी टर्म हो चुकी है, ख़ासतौर पर कॉटन की बात करें तो उसमें जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है, क्या सिनेरियो? अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है तापमान का जो हम देख रहे हैं उसमें क्या है, ये जो रस चूसने वाले कीड़े हैं हमारे कपास में, हरा तेला है, लीफ होपर जिसको बोलते हैं, थ्रिप्स है और सफ़ेद मक्खी है, ये जो परिस्थितियां हैं ये इसके बहुत अनुकूल हैं, मतलब कंजीनियल हैं एक तरह से। ये जो तापमान की परिस्थितियां हैं वो इन रस चूसने वाले कीड़ों की संख्या में बढ़ावा करेंगे वो, तो इसलिए किसान को ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं किसान भाई? उसके लिए एक तो ये है, लगातार अपने खेतों की निगरानी रखें। सुबह के टाइम है वो सबसे अच्छा उनको पता चलेगा कि खेत में कौन सा कीड़ा है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे वो इधर उधर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी फसलों पे टेम्परेचर के कारण भी। तो सुबह के टाइम सबसे जैसे सफ़ेद मच्छर की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम हम उसको पता लगा सकते हैं, पत्ता पलट के देखेंगे जब, तो उसमें यही ध्यान रखना है कि अगर आर्थिक अगर पहुंच गया, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल अगर उसका आ गया कीड़े का, इंसेक्ट का, तो उसमें हमें आगे जो है कंट्रोल मेज़र अपनाने की ज़रूरत है। उसमें आप 2-3 जो दवाइयाँ हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो सिफारिश है उसका आप स्प्रे कर सकते हो। जैसे मैं बता देती हूँ क्या है, निम्बिसिडीन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आप नीम आधारित जो दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग करने की कोशिश करें, क्योंकि रस चूसने वाले कीड़े हैं वो लगभग इससे कंट्रोल हो जाते हैं जो नीम आधारित दवाइयाँ हैं। दूसरा, अगर फिर भी स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें स्पायरोमेसिफेन है और पायरिप्रोक्सीफेन है, ये जो 2 है नई रिकमेंडेशन है। ये क्या है, ये सेलेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स हैं। सेलेक्टिव का मतलब क्या है कि ये सिर्फ जो हमारे हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उन पे ही काम करेंगी। दूसरे जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, नेचुरल एनिमीज़ हैं, उन पे ये कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी। तो इसलिए क्या है, ये एक तरह से मित्र कीटों के लिए भी सेफ़ है। तो इनका अगर ज़रूरत पड़ती है तो बदल बदल के है वो दवाइयों का प्रयोग करें, एक बार में मतलब एक ही साथ जो है एक जैसी दवाइयों का प्रयोग ना करें। इससे क्या होता है, इससे इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जैसे अगर एक ही दवाई का हम लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद वो दवाई उस कीड़े पे काम करना बंद कर देती है। सिंचाई की अगर बात करें अभी जो है, क्योंकि फसलें पौधे सूखने भी लगे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, ऐसे में सिंचाई की बात करें, इरिगेशन की बात करें तो कैसे जो है कितना पानी और कितना किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए? देखिए, जैसा पहले भी मैंने बताया था कि जिन किसान भाइयों की कपास की फसल 45 दिन से छोटी है, अभी कम है, तो उसमें क्या है, उसमें सिंचाई की अभी कम कोशिश करें ताकि उसकी जड़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पनप जाएं उसमें मिट्टी में और वो ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को शोषित कर पाए, पानी को शोषित कर पाए। लेकिन जिन किसान भाइयों की फसल 45 दिन से ऊपर हो चुकी है वो सिंचाई कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। उससे क्या है कि इसका एक तरीका होता है पहचानने का कि अगर सुबह के टाइम पे हम जाएंगे खेत में और अगर पत्तियां हमें मुरझाई हुई लगती हैं पौधे की, तो इसका मतलब है उसमें मॉइस्चर की कमी है, उसमें सिंचाई की आवश्यकता है। अगर वो हमें स्वस्थ खड़ा हुआ लगता है पौधा तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपने बीमारियों की बात की, सफ़ेद मक्खी की बात कही और दूसरा तेला की बात की, वजह क्या है, ये क्यों आते हैं इस तरह की बीमारियां जो है कपास पे, कॉटन पे क्यों आती हैं? ये तो देखिए, प्रकृति में हर जीव को जीने का अधिकार है, वो अपना जो जीवन चक्र है वो हर प्राणी है वो पूरा करता है। ऐसे ही अगर हम कीड़ों की बात करें तो वो भी क्या है, वो अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। वो भी जनरेशन, उनकी पॉपुलेशन कब बहुत ज़्यादा होती है, जो हमें आर्थिक हानि, इकोनॉमिक लॉस कोज करती है। अगर हमारे वातावरण की परिस्थितियां जो हैं उनके अनुकूल मिल जाए उनको, तो उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर उनकी संख्या, इसलिए जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल निर्धारित किया जाता है हर इंसेक्ट का, कि वो उस लेवल से ऊपर होते ही वो इकोनॉमिक लॉस कोज करता है। अगर उस लेवल से नीचे है उनकी संख्या तो हमें किसी भी कंट्रोल मेज़र की, किसी भी उसकी स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हर कीड़े का जो है अलग अलग है आर्थिक कगार है, शुरुआती दौर में उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है?
अगर शुरुआत में उसका प्रिकॉशन बरते जाएं, कुछ क्या कोई ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिससे ये जो है इस तरह के कीट आए ही ना? जी देखिए, जो मौसम है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ सावधानियां हैं वो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं किसान भाई। जैसे कि हम क्या करते हैं कि कीड़ा देखते ही स्प्रे कर देते हैं, या फिर पड़ोसी की देखा देखी कि उसने साथ वाले ने स्प्रे कर दिया, तो वो भी ऐसा भी देखने को मिला है कि वो एक दूसरे के देख के भी स्प्रे करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर पहले हमें ये देखना है कि हमारे खेत में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए किसी इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत है या नहीं है, उसके आर्थिक कगार को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि उसमें हमें किस चीज़ के लिए आगे जाना है। तो अगर हम शुरुआती अवस्था में, जैसे फसल छोटी है, हमारी अवस्था छोटी है उसकी, अगर शुरुआत में ही हम किसी ऐसे हैवी इंसेक्टिसाइड का या सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स का स्प्रे कर देंगे, तो जो उसमें मित्र कीट होते हैं हमारे, जैसे स्पाइडर्स हैं या कोक्सिनेलिड्स हैं, क्राइसोपरला हैं, अगर उस पे स्प्रे कर देंगे तो उन पे सबसे ज़्यादा असर उन पे होता है, पहले वो ख़त्म हो जाते हैं। और जैसे ही नेचुरल एनिमीज़ हमारे इससे इकोसिस्टम से ख़त्म हुए, फसल से ख़त्म हुए, वैसे ही जो हानि पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ती है, और हमें जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका स्प्रे ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा मौसम कब तक रहने की उम्मीद है, कब तक संभावना है, और उसके बाद जब बारिश आएगी तो किस तरह से फसलों की, कौन कौन सी फसलों की जो है वो बिजाई की जा सकेगी, और किस तरह के जो मापदंड पैरामीटर्स जो अख्तियार किए जाएँ? जी देखिए, जो मौसम अभी चल रहा है वो 16-17 तक और बारिश आने की संभावना है, 16-17 के आसपास, जून के आसपास। उसके बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो कपास में गुलाबी सुंडी का जो आक्रमण है वो शुरू हो जाता है। उसमें इस साल का तो देखो हम नहीं कर सकते अवॉइड, लेकिन अगले साल से किसान भाई क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमारी कपास की फसल की हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, उन बनछटियों को क्या करते हैं किसान भाई, सबसे बड़ी गलती कि उनको खेत में ही रख देते हैं। और जो आगे आने वाली फसल है अगले मौसम में, खरीफ मौसम में, वो उसके इन्फेस्टेशन का कारण बनती है, क्योंकि जो बनछटी हैं उसमें ये जो गुलाबी सुंडी का लार्वा है वो उसमें रहता है। जैसे ही अब अगर किसी सूखे हुए टिंडे को हम देखेंगे, उसमें बनछटियों में से खोल के देखेंगे उसको, तो उसमें हमें गुलाबी सुंडी के लार्वा मिलेंगे। और वो क्या करेगा, जब अगली फसल की बुआई होगी खरीफ में, कपास की फसल की अप्रैल मई में, तो वो उसमें से निकल के, जून में इसका शुरू हो जाता है आक्रमण, उसमें से वो तितलियां निकल के और उस पर आक्रमण करना शुरू कर देती हैं। तो क्या इस बार भी प्रकोप इसका देखा जाएगा, गुलाबी सुंडी का? जी बिल्कुल। तो उसको कैसे उसका निदान उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे जून के लास्ट में, जो लास्ट फोर्टनाइट है हमारा, उसमें हम जून के लास्ट सप्ताह में हम फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, ये उसको हम लगा सकते हैं उसकी निगरानी के लिए। जो उसकी संख्या है गुलाबी सुंडी की, उसमें क्या होता है, हम 1 एकड़ में 2 फेरोमोन ट्रैप्स लगाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा उसमें खर्चा भी नहीं आता, 50-60 रुपये के आसपास वो मिल जाता है आराम से। तो वो 1 एकड़ में, और हमारी कपास की जो फसल है उससे लगभग 1 फुट ऊपर लगाते हैं उसको, ताकि उसमें क्या है कि जो गुलाबी सुंडी है उसके मेल अट्रैक्ट होते हैं उसमें, जो फेरोमोन ट्रैप हमने यूज़ किया है, और उससे हम उसकी संख्या का आसानी से पता लगा सकते हैं। बारिश की बात करें, बारिश के बाद कौन कौन सी फसलों की और किस कायदे से बिजाई की जाए? बारिश की अगर हम बात करें तो अभी गुआर की और बाजरा की बिजाई करने का उचित समय आ जाएगा। और गुआर की बिजाई में मैं ये कहना चाहूँगी कि गुआर में हमारे यहाँ पे इस एरिया में बैक्टीरियल ब्लाइट नाम की एक काफ़ी बड़ी बीमारी आती है, जो कई बार पूरे खेत भी जो है वो नष्ट हो जाता है। तो उसमें हम क्या ध्यान में रख सकते हैं कि बिजाई से पहले ही हमें बीज उपचार करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है। उसमें हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 6 किलो जो ग्वार के बीज की सिफारिश है हमारी वो, और 6 लीटर पानी, इनका घोल बना के और उसको 20 से 25 मिनट उस घोल में डुबो के रखना है। फिर उसको उस घोल में से निकाल के और आधे घंटे के लिए लगभग उसको सुखा के रखना है छाया में, और फिर उसकी बिजाई करनी है। इसके बाद जब हमारी फसल 55 से 60 दिन की हो जाएगी, गुआर की फसल, हमें इसी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई जो हमने सीड ट्रीटमेंट में प्रयोग की है वो
30 ग्राम लेनी है अब की बार, लेकिन इसकी डोज पहले सीड ट्रीटमेंट के टाइम पे 6 ग्राम, और जो फसल बड़ी हो जाएगी 55 से 60 दिन की, उसमें 30 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और COC 200 ग्राम, ब्लाइटॉक्स के नाम से भी आती है ये, उसका हम 200 लीटर पानी में घोल मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे लगभग 90 से जो 95% बैक्टीरियल ब्लाइट की बीमारी है वो हम उसको रोक सकते हैं। बाजरे की बात करें, बाजरे की बिजाई किस तरह से और क्या उसके लिए क्या प्रॉब्लम? बाजरे की बिजाई आप पहली मानसून जब शुरू होती है, बारिश शुरू होती है, उसके साथ ही आप 15 जुलाई तक है वो कंप्लीट कर सकते हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ डॉक्टर मीनू के द्वारा दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन स्पेशलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के मामले में। अगर बात करें कृषि क्षेत्र की, अगर बात करें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध जिला कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पर जो है एक्सपर्ट हैं, तो उन किसानों को जो है जानकारी दी गई है जिन्होंने अच्छी खासी तादाद में, अच्छी खासी अमाउंट में, अगर मैं बात करूं, कॉटन की बिजाई की है। कॉटन प्रधान ये इलाका है, अगर मैं बात करूं कपास प्रधान इलाका है, और यहाँ पर अक्सर इस तरह की बीमारियाँ आती रहती हैं। ऐसे में जिन किसानों की फसलें, जिनकी जो बिजाई को करीबन 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चला है, वो अपनी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद करीबन 1 सप्ताह अगर माना गया है, 1 सप्ताह तक अभी मानसून आने की उम्मीद नहीं है। उसके बाद जब मानसून आएगा, मानसून की बारिश के बाद ग्वार और बाजरे की बिजाई की जा सकेगी, उसके लिए भी पैरामीटर्स बताए गए हैं। बहरहाल जानकारियों के लिए जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में भी सीधे तौर पर जो है किसान संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है किसानों की, और अगर कायदे से और अगर अत्याधुनिक तकनीकों से, यानी शिक्षित होकर अगर किसान अपनी फसलों की बिजाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल होने के नाते इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी तमाम जो किसान हैं, तमाम भूमिपुत्र हैं, तमाम अन्नदाता हैं, उनको यही सलाह देता है कि लगातार कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहें, साथ ही साथ जितनी एडवाइजरी जारी की जाती है उनका भी वो पालन करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।